हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट बेंस हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, वो भी क्वालिटी कंटेंट्स और एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। मतलब यहां पर कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास आपके लिए है क्वालिटी कंटेंट्स पूरे अरेंज्ड फॉर्मेट में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं अपने भौतिकी सब्जेक्ट के साथ में, जो विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और आपको यह देख करके समझ में आ चुका होगा कि हम आज की क्लास में, आज की जो सेशन है उसमें क्या कवर करने वाले हैं। तो भाई हम कर रहे हैं प्रकाश के जो परावर्तन एंड अपवर्तन चैप्टर है, पाठ 10 जो हमारा चैप्टर है, उसके अंतर्गत आने वाले सभी टॉपिक्स की चर्चा। तो आज हमारे पास इस चर्चा में है गोलीय दर्पण का प्रतिबिंब निरूपण एवं उसका उपयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है भाई। जैसा कि हमने गोलीय दर्पण अब से पहले पढ़ लिया है, या यूं कहूं कि हमने सबसे पहले देखा था क्या भाई, प्रकाश को। अगले पार्ट में हम लोगों ने उसमें ही देखा क्या भाई कि प्रकाश किस प्रकार से कौन कौन से गुणों को रखता है। तो उसमें से एक गुण हमको पता चला कि भैया वो परावर्तन का गुण रखता है। परावर्तन का गुण का क्या मतलब होता है भाई कि प्रकाश किसी जगह पर जाएगा, टकराएगा और वापस आ जाएगा। अगर प्रकाश जिस माध्यम से गया है, टकरा के वापस उसी माध्यम में आ जाता है, तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो वो सतह क्या कहलाएगी जिससे टकरा के आया? तो उसी सतह को हमने कह दिया था भैया दर्पण। फिर हमने बात करी दो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो सकती है जो रेगुलर हो। इर्रेगुलर तो कुछ भी हो सकता है भाई, खुरदुरा ऐसा सतह है, वो कुछ भी हो सकता है। रेगुलर सतह मतलब क्या भाई, दो ही संभव है। या तो वो कैसा हो भाई, बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट, यानी ये हो जाता है हमारा समतल दर्पण। और दूसरा हमने क्या कहा भाई, गोलीय हो। गोलीय मतलब या तो ऐसा हो जिसके बाहर से पेंट कर दो, या फिर ऐसा हो गोला जिसके अंदर साइड से पेंट कर दो। मतलब क्या भाई, एक का परावर्तक सतह इनसाइड है और एक का परावर्तक सतह आउटसाइड है और एक है प्लेन। ये सभी क्या कह जाते हैं, दर्पण। तो हमने चर्चा कर रखी है अपने पिछले सेशंस में कि ये जो दर्पण होता है, जिनमें से समतल दर्पण जो होता है वो किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाता है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गोलीय दर्पण किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाता है। आखिर एक वक्राकार जो दर्पण है, उसके सामने किसी वस्तु को रखा जाएगा तो उससे बड़ी इमेजेस बनेगी, छोटी बनेगी, रियल बनेगी, इमेजिनरी बनेगी, कैसा होगा भाई? तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं इसको। और जिन लोगों ने अभी तक में इसका जो पिछला पार्ट है, जो पिछले सेशन से, वो कवर नहीं किए, तो भैया जरूर कवर करके आइए वो, तभी ये आपको बिल्कुल स्मूथली समझ में आता चला जाएगा। पर मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने उसको कवर कर लिया है, और हम इसको अब शुरू कर लेते हैं अपने गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब के निरूपण का, और इसमें हम चर्चा कर लेंगे उसके उपयोग के लिए भी। तो चलिए सबसे फर्स्ट तो हम ये देख लेते हैं कि इससे कोई परावर्तन, मतलब परावर्तित जो होगी किरण, उसके फलस्वरूप जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा। मतलब इसमें खींचना होता है हमको किरण आरेख। किरण आरेख क्या होता है भाई? तो कुछ लाइंस ड्रॉ करनी होती है, कुछ किरण ड्रॉ करनी होती है, जिसके जरिए हम ये पता लगा पाते हैं कि इसकी प्रतिबिंब कहां बनेगी, मतलब उसकी स्थिति क्या होगी, उसका साइज कैसा होगा, वो बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, या फिर वो किस प्रकृति की होगी, मतलब आभासी होगी, वास्तविक होगी, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, ये सब कुछ। तो चलिए जरा चर्चा करते हैं ये रे डायग्राम बनेगा कैसे, किरण आरेख बने कैसे। क्योंकि जब हम कॉपी में बना रहे होते हैं ना, तो क्या होता है मालूम, जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो पता चलता है कॉपी से बाहर निकल जाती है वो इमेज जो कट करनी होती है ना। कहीं पे पता चलता है भी वो आड़ा टेढ़ा हो रहा है, वो लाइन वहां कट ही नहीं रही है जहां हमको कटाना है। तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी भाई। कैसे दूर होगी? तो चलिए जरा देखते हैं कैसे बनता है। तो देखिए, ये एक हो गया हमारे पास अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है भाई? ये हमारा है अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण में क्या करना है, तो हमारे पास है यहां पे एक ऑब्जेक्ट, ये हो गई हमारी ए बी एक ऑब्जेक्ट। इस ए बी ऑब्जेक्ट को हमने इस दर्पण के सामने रखा हुआ है। ये मेरा दर्पण है। ये जो डॉटेड ऐसा ऐसा एरो एरो ऐसा लाइन 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 दिख रहा है, इसका मतलब इधर साइड में क्या कर दिया, पॉलिश, पेंट, मतलब प्रकाश उधर नहीं जाएगी। यानी जो प्रकाश यहां से चलेगी वो टकरा करके वापस लौट आएगी। तो दो किरणें चलती हैं, ये फिक्स है। पहली किरण जो चलती है, ये जो हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा जो मुख्य अक्ष है, इसके समांतर चलती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर इसे एक किरण चली, ये डी पे पहुंचे।
और इस डी पर से क्या हो जाता है भाई, अब इधर तो जाने का रास्ता है नहीं ना, क्योंकि पीछे साइड में क्या क्या है, पॉलिश, पेंट। अब पीछे अगर पेंट है तो भैया प्रकाश उधर जाएगी नहीं, तो क्या होगा, टकरा के लौट आएगी। तो चलिए लौटा देते हैं। ये प्रकाश टकरा के लौट आती है और जिस बिंदु से होकर के गुजरती है उसको मुख्य अक्ष पे हम क्या कहते हैं भाई, फोकस। अर्थात ये अपने फोकस से होकर के चली आई। एक लाइन ये ड्रॉ हुई, और दूसरी कौन सी लाइन ड्रॉ होती है भाई, तो दूसरी लाइन यहां पे जो ड्रॉ होती है वो होती है हमारे इसी ऑब्जेक्ट के टॉप से। देखिए बॉटम, बेस वैल्यू नहीं बनाते, सिर्फ टॉप टॉप। यहां से एक लाइन चलती है और वो जाती है हमारी प्रकाशिकीय केंद्र, या इसको कह लेता हूं मैं वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र से सीधे ही चली गई कहां पे भाई, दर्पण पे। तो एक बात बताइए ना, ऐसा एक गोला है, इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या होगी वो अगर इस परिधि पे बनेगी तो इस परिधि पे ये त्रिज्या हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाता है भाई, तो यहां पर ये हमेशा ही बनता है 90 डिग्री का कोण। अब एक बात बताइए, ये आपतन कोण 90 डिग्री का हो गया, तो परावर्तन कोण भी तो 90 डिग्री का होगा ना। परावर्तन का नियम क्या कहता है भाई, परावर्तन के नियम से क्या समझ में आता है भाई, तो मुझे पता है कि आपतन कोण बराबर होता है हमारे परावर्तन कोण के। आपतन कोण जो है ये बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो आपतन कोण जो है इसका मान कितना है भाई, तो एंगल आई, और परावर्तन कोण कितना भाई, एंगल आर। इन दोनों का मान कितना है, तो इन दोनों का मान 90 डिग्री, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब 90 डिग्री पे कोई किरण जाए तो ये 90 डिग्री पे किरण गई, और 90 डिग्री पे ही वापस आ जाए तो भैया इसी लाइन पे वापस भी आ जाएगी। अर्थात यहां पे मुझे जो देखने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है भाई, कि ये गई किरण और यहां से टकराने के बाद वापस आ गई, ठीक है ना। 90 डिग्री पे गई और वापस आ गई, क्यों, क्योंकि यहां पे देखिए, यहां पे ये कैसा बनेगा, 90 डिग्री, ये गई और वापस आ गई। अब इन दोनों किरणों के कौन सी किरण, एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर गई टकरा के लौटी वो, और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से गई है वो, इन दोनों किरणों के कटान बिंदु से। कटान बिंदु मतलब ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेदित करेगी, देखिए यहां पे प्रतिच्छेदित कर रही है। इस पॉइंट पे ये जो ए था उसका ए यहां बन जाएगा भाई ए डैश, और बी जो बेस था वो तो इसी लाइन पे थी, तो बेस यहीं पे है, ये बी डैश। अर्थात यह समझ में आता है इस पूरे डायग्राम से कि जहां कहीं भी मुझे रे डायग्राम बनाना होगा, किरण आरेख खींचने की बात की जाएगी। कैसी किरण आरेख, तो ऐसी किरण आरेख जिसमें हमको प्रतिबिंब बनवाना है कि वस्तु को इस दर्पण के सम्मुख रखा है तो इस वस्तु की इस दर्पण में प्रतिबिंब बनेगी। कहां बनेगी, कैसी बनेगी, इन सभी चीजों की स्थितियों का पता लगाने के लिए हम दो काम करते हैं। क्या क्या भाई, तो पहला, कम से कम दो परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से किसी बिंदु बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। दो किरणें, देखिए एक किरण ये गई, एक किरण ये गई, और दूसरी किरण ये जो वक्रता केंद्र से गई। पहली किरण जो फोकस से आ रही है, दूसरा वक्रता केंद्र वाली। दूसरा पॉइंट है कि प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए निम्न में से किन्हीं भी दो किरणों पर विचार किया जा सकता है। जो भाई दो किरणें हैं, कौन कौन सी दो किरणें, तो पहली किरण जो है वो ये है कि पहली किरण हमारी, मैं यहां पे लिख देता हूं उन दोनों किरणों के बारे में। पहली किरण जो है हमारी वो है मुख्य अक्ष के समांतर जाए, और दूसरी किरण जो होगी वो होती है वक्रता केंद्र से जाए, वक्रता केंद्र से। पहला मुख्य अक्ष के समांतर ये रही और दूसरी वक्रता केंद्र से। इन दोनों के कटान बिंदुओं से जो भी पॉइंट निर्मित होंगे वो ही प्रतिच्छेदित बिंदु, यही प्रतिच्छेदित बिंदु क्या कहलाएगी भाई, हमारी इस ए का हमारा जो टॉप है वो कहलाएगा। मतलब ये जो कैंडल का जो टॉप दिख रहा था वो कैंडल का टॉप यहां पे दिखेगा। कैसी दिख रही भाई, छोटी दिखने लगी, ठीक है। बनाने की शर्तें क्या है, तो दो किरणें हमको पास करनी है, दोनों किरणों का कटान बिंदु, दोनों किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा वही उस इमेज की टॉप व्यू को बताएगा, और बॉटम व्यू जो इसका बेस होगा ना वो उसी जगह पे होगा। अब एक और मजेदार बात,
ये पूरा कंप्लीटली हम एक एक इमेज को देखने के बाद एक बहुत ही प्यारा सा शॉर्ट ट्रिक करने वाले हैं, जिसके कारण आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे ये सब कुछ याद हो जाएंगे। बहुत आसान है भाई, बहुत इजी है। मतलब आपको ये इमेज फॉर्मेशन इतना आसानी से याद हो जाने वाले हैं इस सेशन के बाद कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने कुछ याद किया और सब कुछ आपको बनना शुरू हो जाएगा। कैसे भाई? तो वो हम देखेंगे इसके आखिरी सेशन में, मतलब बिल्कुल लास्ट होते होते हम इसको देखेंगे। पहले इंडिविजुअली देख लें, क्योंकि पहले हमको डीपली पढ़ना है, इसके बाद हम शॉर्टकट्स पे आएंगे, क्योंकि वो मुझे मदद करने वाले हैं। जैसे कि हमें न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे ना, तो न्यूमेरिकल्स देखने के साथ ही हमको समझ में आने लगेगा कि इसका क्या अप्रॉक्सीमेटली आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब की स्थिति, उसका साइज, ये सब कुछ हम ज्ञात कर लेंगे सिर्फ और सिर्फ इस बात का निर्धारण करके कि वस्तु को हमने कहां रखा है। इस बात पर निर्धारित है कि उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा और कहां बनेगा। चलिए, तो अब जरा हम इसमें बात कर लेते हैं कि वस्तु को कहां कहां रखा जा सकता है, क्या क्या स्थितियां हैं वस्तु को रखने की। तो इस डायग्राम से भी क्लियर है, और मैं एक डायग्राम और प्लॉट करके आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये हमारा हो गया भैया अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण का ये गोलीय दर्पण है, तो इसका एक केंद्र होगा। ये अगर मैं इसको कंप्लीट करूंगा ऐसा, तो ये क्या होगा भाई? इसका एक केंद्र होगा, जिसको हम कहते हैं क्या? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र के, इस वक्रता केंद्र के अगर हम चलते हैं मिड पॉइंट पे, तो यहां पे एक फोकस होगा, है ना? ये वक्रता केंद्र और ये फोकस है। इसकी चर्चा भी हमने, जितने भी नेमिंग्स आती इसकी भी कर रखी है हमने। और ये हमारा जो हो जाता है वो हो जाता है पोल, ध्रुव। अब किसी वस्तु को कहां कहां रख सकते हैं? तो आप कहेंगे किसी वस्तु को मुझे रखने के लिए एक तो स्थिति है सबसे पहली इनफाइनाइट। कहां रख सकता हूं मैं? इनफाइनाइट पे। दूसरी स्थिति है इनफाइनाइट और सी के बीच में, मतलब वस्तु यहां कहीं पे रखा होगा। तीसरी स्थिति है सी पर ही रख दूं। चौथी स्थिति है सी और एफ के बीच में रख दूं। पांचवी स्थिति है एफ पर ही रख दूं। और छठवीं स्थिति है, और सबसे आखिरी जो स्थिति है वो एफ और पी के बीच में। ये स्थितियां क्या बता रही हैं जरा समझिए। हम क्या हुआ, हम अपने घर से निकल रहे हैं, ठीक है ना? हम कहां से निकल रहे भाई? अपने घर से निकल रहे। अब घर से निकले, ठीक है, और रास्ते में मुझे 2-3 पॉइंट्स पड़ते हैं। जैसे मान लो एक पेट्रोल पंप पड़ता है और एक स्कूल पड़ता है, ठीक है, और इसके बाद वापस हमारे वो दोस्त का घर पहुंच जाते हैं जहां के लिए हम निकले थे। अब एक बात बताइए, आप ये जैसे ही अपने घर से निकले, आपके दोस्त ने आपको फोन किया कि भैया आप कहां हो, क्या लोकेशन बताओगे? तो सबसे पहली लोकेशन तो आप ये बताओगे कि भैया मैं घर पे हूं। दूसरी लोकेशन आपकी क्या हो सकती है? अगर उसने इनके फिर से फोन किया, भाई बार बार लगातार फोन किए ही जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा, मानने कोई तैयार नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद उसने फोन लगा दिया, तो आप क्या बताओगे अगली कंडीशन? कि भाई मैं घर से तो निकल गया लेकिन पेट्रोल पंप पे पहुंचा नहीं हूं। तो दूसरी पोजीशन मेरी हो जाएगी कि घर और पेट्रोल पंप के बीच में कहीं पे। अब बीच का मतलब क्या भाई? बीच का मतलब क्या? एग्जैक्टली बीच में होंगे क्या? नहीं, बीच का मतलब एग्जैक्टली बीच नहीं। मैं यहां पर भी हो सकता हूं, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। ये सब क्या है? पेट्रोल पंप और घर के बीच में कोई भी एक जगह। तीसरी स्थिति क्या हो जाएगी? तो आप तीसरी स्थिति कहोगे कि भाई मैं पेट्रोल पंप पे आ गया। फिर चौथी स्थिति क्या होगी? कि पेट्रोल पंप से निकल चुका हूं लेकिन स्कूल तक नहीं पहुंचा, तो मतलब पेट्रोल पंप और स्कूल के बीच में, ये चौथी स्थिति। पांचवी स्थिति क्या अपन एक्सप्लेन करेंगे? भाई पेट्रोल पंप पे पहुंच चुका हूं, अब पहुंचने ही वाला हूं मैं। अगली स्थिति क्या बोलेंगे? कि भाई स्कूल पे पहुंच चुका। पांचवी स्थिति स्कूल की है। अगली स्थिति क्या हो जाएगी? भाई स्कूल से निकल चुका, अब घर के बीच में, तो स्कूल और घर के बीच में, छठवीं स्थिति। मतलब ये जो हम जनरली अपने आप को डिस्कस करने के लिए जो यूटिलाइज कर रहे हैं वही तो मैं भी कर रहा हूं। इस वस्तु की क्या क्या स्थितियां हो सकती है? तो एक तो अनंत मतलब बहुत दूर, दूसरा हो सकता है इस अनंत और सेंटर के बीच में हो, तीसरा हो सकता है इसी सेंटर पे हो, चौथा हो सकता है इस सेंटर और इस फोकस के बीच में हो, और अगला हो सकता है, पांचवा हो सकता है फोकस पे ही हो, छठवां हो सकता है फोकस और इस पोल के बीच में, ध्रुव के बीच में। अब आप कहेंगे ध्रुव पे, भाई ध्रुव पे तो पहुंच ही नहीं सकता ना, ये दर्पण के अंदर स्थित होता है बिंदु, वहां तक जाएंगे तो दर्पण टूट जाएगा, भाई वहां तक नहीं जाएंगे। या यूं कहूं कि मैं जब अपने दोस्त के यहां घर पहुंच गया तब थोड़ी फोन लगा रहा है वो। तो चलिए, समझ में आई होगी आई होप इसकी स्थितियां कि कितनी जगह होती है जहां पर हमको वैल्यूज कैलकुलेट करने होते हैं। मतलब किसी वस्तु को जिसका प्रतिबिंब मुझे इस दर्पण में देखना है, किसी वस्तु को जिसका प्रतिबिंब मुझे इस दर्पण में देखना है, उसको कहां कहां रख सकता हूं? तो मैं इधर एक अनंत पे रख दिया था, दूसरी स्थिति ये जो दिख रही है, तीसरी स्थिति मैं यहां पे रख दूं,
चौथा यहां पे रख सकता था, पांचवा यहां पे फोकस पे, और छठवां फोकस और पोल के बीच में। मतलब इतनी सारी स्थितियां हैं जहां पर मैं अपने वस्तु को रखूंगा और इसकी वजह से मुझे प्रतिबिंब मिलेगी। होता क्या है, इस वस्तु को जैसे जैसे पास लाते जाएंगे ये इमेज दूर होती चली जाएगी। वस्तु जैसे जैसे पास आएगा इमेज जैसे जैसे दूर होती जाएगी। तो कैसे होगी, जरा चलिए करके देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास है कि एक अवतल दर्पण के सामने, ये रहा हमारा एक अवतल दर्पण, इसके सामने एक बहुत बड़ी सी वस्तु, ये भी देख रहे, बहुत बड़ी सी वस्तु है, और कहां पे रखी गई है, अनंत पे। कहां रखी गई, अनंत पे। अनंत मतलब बहुत ही दूर, अनंत मतलब बहुत ही दूर। जैसे मान के चलिए हम कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे सूरज की बात कर लेते हैं। सूर्य कहां है भाई हमारे इस दर्पण के लिए, अनंत पे, बहुत दूर है ना। तो सूर्य से जो किरणें आएंगी या फिर अनंत से जो किरणें आती है उनको हम मान लेते हैं कि वो पैरेलल आती है मुख्य अक्ष के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। तो चलिए हम भी एक ड्रॉ करते हैं। एक आपको सैंपल दिख भी रहा है, हम ड्रॉ भी करेंगे क्योंकि हमें भैया पेपर में आने वाला है, वहां पर ड्रॉ करना पड़ता है। क्या होगा, तो एक बात समझ में आती है, अनंत पे है वस्तु तो बहुत बड़ी वस्तु होगी तभी उसका प्रतिबिंब बन पाएगा। तो यहां से दो किरणों की बात हुई थी भाई, एक किरण ये चली, अनंत से आने वाली किरणें हमेशा इस मुख्य अक्ष के कैसी होगी, समांतर। इस मुख्य अक्ष के कैसी है, समांतर। अब समांतर किरण जो आती है मुझे पता है कि ये परावर्तन के पश्चात फोकस पे आके मिल जाती। ठीक इसी प्रकार एक नीचे से भी किरण आएगी और ये भी कहां पे मिलेगी भाई, फोकस पे। क्यों, क्योंकि ये भी अनंत से आ रही थी, ये भी अनंत से आ रही थी। ठीक है ना। अब क्या कर दीजिए भाई, तो मैं ये कहूंगा कि भाई ये हो गया मेरा फोकस, यहां पर प्रतिबिंब बनी है। अच्छा, इस केस में भी अगर अपन बात करते हैं, अगर यहां पे सेंटर हो तो ये जो आपतित किरण है इसके लिए अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं यहां पे, जिसको मैं क्या कहूंगा, ये अभिलंब। ये जो डॉटेड लाइन ज्वाइन हुई है ये क्या है भाई, ये अभिलंब है। तो इस अभिलंब में ये हो जाता है हमारा आपतन कोण, ये हो जाता है हमारा परावर्तन कोण। ये दोनों कोण बराबर होते हैं भाई, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही तो है परावर्तन का नियम। तो यहां पर ये जो किरण आई है ये इतने बड़े ऑब्जेक्ट के लिए जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है, बिंदु साइज, बिल्कुल बिंदु के आकार का। तो क्या क्या बातें समझ में आती है भाई, तो बातें जो समझ में आती है वो जरा देख लेते हैं। पहला, बिंब की स्थिति अगर अनंत पे हो, यानी वस्तु कहां रखा हो, अनंत पे। ये वस्तु रखा है भैया इनफाइनाइट पे, अनंत पे, बहुत दूर रखा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बन जाएगा, ये प्रतिबिंब बन गया फोकस पर, है ना। प्रतिबिंब कहां बनता है भाई, फोकस पे। ठीक, क्यों, क्योंकि भाई अनंत से आने वाली किरणें पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु को काटती है उसको कहते हैं मुख्य फोकस, तो बन गई फोकस पे। अगला, प्रतिबिंब की प्रकृति भाई अत्यधिक छोटा, कैसा, लगभग बिंदु साइज। अब समझिए ना सूर्य कितना बड़ा है और उसकी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, लगभग बिंदु ना। आप कहेंगे नहीं इतना बड़ा गोले जैसा तो दिख रहा है, तो काइंड ऑफ बिंदु ही हुआ ना, जितना बड़ा सूर्य है उसके कंपैरिजन में तो वो बिंदु ही है, तो मतलब बिंदु साइज का। और क्या भाई, तो वास्तविक एवं उल्टा। अब प्रतिबिंब के बारे में भी हमने चर्चा कर रखी है कि अगर वास्तविक किरणों से बन रही है, यानी ये किरणें जो जा रही है टकरा के वास्तव में आएगी ना, टकरा के वास्तव में आएगी ना। अगर वास्तविक किरणों से ये प्रतिबिंब बन रही है तो ये प्रतिबिंब भी कैसी होगी, वास्तविक। और अगर आभासी, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि वहां से किरणें आ रही हैं, जैसे समतल दर्पण में जो बनता है वो कैसा होता है भाई, सिर्फ प्रतीत होता है कि वहां पे इमेज बन रही है, तो वो कैसा बनता है, आभासी बनता है। ठीक है ना। तो यहां पे कैसा बन रहा है भाई, ये वास्तव में किरणें आ रही, ये वास्तव में किरण गई यहां से और ये टकराने के बाद वापस इधर आई, तो ये रियल में बन रहा है, ये वास्तविक प्रतिबिंब है। और जब जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ये शब्द तो उसके साथ में याद रख लीजिए, वास्तविक एवं उल्टा। जब जब वास्तविक होगा क्या होगा भाई, उल्टा होगा। और जब जब आभासी होता है ना तब तब सीधा बनता है। तो अभी ये पूरे केस में चलने वाला क्या, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। अब भाई पहली स्थिति तो समझ में आ गई कि अनंत पे रखेंगे तो कहां बनेगी, फोकस पे। कहां, अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे कैसा, अत्यधिक छोटा, मतलब बिंदु साइज का, वास्तविक और उल्टा। ये पूरा एक टेबल बनने वाला है भाई, इन सभी का पूरा एक टेबल बनेगा और उस टेबल में पूरी चीजें एक साथ लिख करके कंपेयर करके याद कर जाएंगे। अभी तो आप सिर्फ और सिर्फ ये सीख लीजिए कि ये किरण आरेख खींचेंगे कैसे, किस प्रकार से किरण आरेख ड्रॉ करेंगे। नहीं तो कॉपी से बाहर ही बनता भैया मैक्सिमम केस में। कुछ तो आसान है, जैसे ये आसान है, लेकिन ये पेपर में नहीं पूछते। ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूं कैसे बाहर बनते हैं।
अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का ये दूसरा पार्ट है कि भाई अब वस्तु जो है वो आ चुकी है अनंत और सी के बीच में। यहां कहीं पे इधर अनंत था भाई, अनंत मतलब कोई बिंदु तो ऐसा होता नहीं ना, बहुत दूर, उसको अनंत कहते हैं। अच्छा कोई बिंदु तो होगा नहीं कि भाई हाँ ये अनंत है यहां पे वस्तु रखी ना, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मतलब ये अनंत और सी के बीच में, यानी अब वस्तु दिख सकेगी डायरेक्टली, मतलब ये दर्पण नहीं भी है तो वस्तु दिख रही है। पिछले केस में क्या था, वस्तु बहुत दूर थी, तो यहां पे वस्तु दिख रही है, यानी ए भी दिख रहा है। अब इस ए बी के लिए कैसे रे डायग्राम्स बनाए, तो इसके लिए रे डायग्राम बनाने का वही तरीका है भाई, क्या करना होता है, हमने सबसे पहले ये बना लिया अवतल दर्पण, ये बन जाता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बनने के साथ ही हमें बनाना होता है यहां पे ऑब्जेक्ट, तो ये बन गई हमारी वस्तु। अब देखिए इसके बनाने का तरीका, मैंने नेमिंग नहीं करी, ये कॉपी में जब बनाएंगे तो ये तरीका अपनाएंगे, मैंने नेमिंग करी क्या, कुछ भी नहीं। पहले मैं काम करूंगा, मुझे पता है कि ये लाइनें कैसे ड्रॉ होंगी, ठीक है, कैसे पता है मुझे, तो मुझे मालूम है एक लाइन जो जाती है ये चली जाती है कहां से, फोकस से। अब ये काट दिया ना, अब मैं इसको फोकस लिख दूंगा, और दूसरी लाइन जो जानी होती है वो जाएगी ऐसी, ये गई और इसी पे लौट आई। अब मैंने काट दिया ना, इसको सेंटर लिख दिया। अच्छा पहले भी लिख सकते थे, ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन अब ये एक बार में बन गया भाई, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे सेंटर लिखा होता और मैं इसको ज्वाइन कर रहा होता। अब देखिए या आपको दिख रहा होगा कि ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर नहीं है ना, तो भाई चूंकि ये फ्री डायग्राम है, मतलब इसके अंदर आपको स्केल यूज करके ही बनाते हैं, लेकिन नाप के नहीं बनाते कि ये 15 सेंटीमीटर तो ये भी 15 सेंटीमीटर, या 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, जनरली ऐसा बनाते नहीं हम, है ना, क्योंकि वैसा पूछा भी नहीं जाता। बट हाँ अगर आप बनाते तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है, क्योंकि आपको पता है दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन उसका शॉर्ट तरीका क्या है भाई इसको ड्रॉ करने का, तो इसका शॉर्ट तरीका यही है कि आप सीधे सीधे ड्रॉ कीजिए। अब आपको यहां पे ज्ञात हो गया होगा कि इन दोनों के कटान बिंदु से यहां पे जो मिला है प्रतिबिंब, वो मिल गई है हमारी इमेज कैसी, ए बी की, ये बन गया मेरा ए डैश बी डैश। कैसे हुआ, क्या बना, तो भाई मुझे देखने को मिल रहा है कि एक किरण जाती है समांतर किसके, ये जो मुख्य अक्ष है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके, ये गई तो यहां से टकरा करके लौटेगी, फोकस से होती हुई गुजर जाएगी। दूसरी किरण जो जाती है वक्रता केंद्र से होकर के जाती है और वापस लौट आती है, क्यों, क्योंकि वक्रता केंद्र से जो जा रही है लाइन ये त्रिज्या हो गई, और त्रिज्या हमेशा सर्कमफेरेंस में 90 डिग्री होता है। अगर आपतन कोण का मान 90 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 90 डिग्री भैया, तो ये क्या हो गया, सी से गई और वापस इसी पे आ गई। दोनों के कटान बिंदु, यही तो थी शर्त, कम से कम 2 किरणें काटनी चाहिए। तो इन दोनों के जो कटान बिंदु से मिला ये टॉप मिल गया, ये जो बी था इसका टॉप मिल गया, बी डैश। हो गई ना बात खत्म। क्या क्या चीजें मिली, तो देखिए बिंब की स्थिति इंफिनिटी और सी के बीच में, इधर का इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और सी के बीच में, तो इमेज क्या बनी, एफ तथा सी के बीच में, ये एफ है और ये सी है। आपने वस्तु को अगर पिछले केस से देखो तो एक राइट शिफ्ट किया तो इमेज एक लेफ्ट शिफ्ट हो गई, तो देखिए एफ और सी के बीच में बन गई इमेज। कैसी बनी है भाई, तो आपको साइज देख करके समझ में आ रहा है, छोटी बनी, ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इमेज इतनी छोटी। और कैसा, तो वास्तविक एवं उल्टा, ये तो घोटी जाइए, अगर इसका केस है तो वास्तविक और उल्टा तो होगा ही। उल्टा कैसे, तो पिछले वाले में बिंदु था तो उल्टा नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन यहां बिंदु नहीं है, यहां मुझे दिख रहा है कि यहां पर बी जो है इस लाइन के ऊपर है और यहां पे बी डैश जो है वो लाइन के नीचे, मतलब वस्तु ऐसी रखी है तो प्रतिबिंब ऐसा बन रहा है ना, तो उल्टा ही तो हुआ। और वास्तविक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वास्तव में ये किरणें टकरा करके परावर्तित हो जाएंगी, इनके परावर्तन के फलस्वरूप बन रहा है, किरणें टकराएंगी और परावर्तित होंगी। तो परावर्तित होंगी मतलब रियल में इमेज बनेगी, ठीक है, ये जो इमेजेस बनेंगी वह कैसी होगी भाई, रियल। चलिए, तो वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा एफ और सी के बीच में, यहां से भी दिख रहा होगा, ये देखिए ए बी ऑब्जेक्ट है, एक लाइट बीम गई टकरा करके वापस आ गई, दूसरी गई सेंटर से, दोनों के इंटरसेक्शन से जो मिला ये बन गई मेरी इमेज, वास्तविक उल्टा। चलिए, तो इसका चाहे तो पहले आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, फिर मैं इसको हटाता हूं ताकि हम अगले पार्ट पे पहुंच सके। और अगला पार्ट क्या होने वाला भाई, तो अगला पार्ट होने वाला भी है, तो इन्फिनिटी और सी के बीच में तो हो गया। अब क्या करना है, तो अब हमें करना है, इसको पहुंचाना है कहां पे, सी पर, तीसरा केस सी पर ही, तो चलिए सी पर पहुंचा देते हैं। अगला केस है भैया, ये आ गई ऑब्जेक्ट सी पर, तो जो प्रतिबिंब बनेगी वो भी कहां बनेगी, सी पर ही बनेगी, है ना, प्रतिबिंब कहां बनेगी, सी पर ही बनेगी। कैसे बनेगी, तो देखिए फिर से ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये हो जाता है भाई हमारा सी पर ऑब्जेक्ट, तो सी पर से जाएगा तो भी फोकस पर से होता हुआ लौट आएगा। और दूसरा, अगर मैं इसको यहां से फॉर्म करता हूं
ठीक है, यहां से मैं अगर फॉर्म करता हूं तो 1 सेकेंड के लिए देखिएगा थोड़ा सा, और मैं अगर यहां से मैं फॉर्म करता हूं इसको, तो ये फोकस से होता हुआ ये लाइट बीम निकल जाएगा, मतलब यहां पर एक इमेज बन गई नीचे की तरफ। अर्थात क्या हो गया भाई, तो यहां पर मुझे देखने को मिल गया कि ये मेरा सी था, तो इस सी पे जो ऑब्जेक्ट था ए बी, इसकी इमेज बनी यहीं पर, क्या ए डैश बी डैश, सेम जगह पे इमेज बनी। ये एक लाइट बीम गई है, ये आकर के ऐसे निकल गई, एक नीचे से लाइट बीम ले आए तो वो भी फोकस से होती हुई गुजरेगी ना, क्योंकि समांतर किरणें जब जब आएंगी वो फोकस से जाएगी। ये देखिए, ये जो किरण थी ये समांतर आई, ये समांतर आई तो ये फोकस होके गुजरी। वैसे ही ठीक इसी प्रकार से अगर एक किरण यहां से निकालेंगे और फोकस से होती हुई आएगी तो ये समांतर निकल जाएगी, ठीक है ना। एक किरण यहां से अगर निकाल के ले आते हैं तो ये कैसी आ जाएगी, ये किरण समांतर निकल आएगी। अब इन दोनों किरणों से, ये किरण इधर से आ रही है इससे और इससे, इन दोनों किरणों से अगर मिलाते हैं तो यहां पे इसका प्रतिच्छेद बिंदु बनता है और जहां पे हमको इसकी उल्टी इमेज देखने को मिल जाती है। तो क्या क्या चीजें मिल गई, यहां से भी सी पर रखा तो सी पर ही इमेज बना, अगर ऑब्जेक्ट सी पर रखा तो इमेज भी कहां बना, सी पर ही बना। कैसी बनी है, समान साइज, ये जो साइज है वही साइज की इमेज भी बनी है, ठीक है ना, साइज में कोई परिवर्तन नहीं है। और ये तो मैं कह ही रहा हूं कि ये बिल्कुल फिक्स है भाई, वास्तविक में उल्टा। देखिए ऑब्जेक्ट रखा है ऊपर और इमेज बनी है नीचे, तो कैसी बनी, उल्टा। वास्तविक क्यों, क्योंकि ये रियल में लाइट बीम जा रही है और इसको काट रही है ना, वास्तव में ये लाइट बीम जा रही है और इसको काट रही है भाई। तो चलिए आगे बात करते हैं भाई। अब हमको क्या करना है, फिर से ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम करते हैं चेंज। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या कर दिया भाई, तो अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन को सी से एक पॉइंट और आगे बढ़ा देते हैं, है ना, यही करते रहते हैं। तो सी से एक पॉइंट जब आगे बढ़ जाएगा ये ऑब्जेक्ट, तो फिर से वही दो किरणें बनेंगी भाई। कैसी वो दो किरणें, तो पहली किरण जरा देखिए, मैं इसके लिए फ्रेम कर देता हूं। ये हो गया मेरा अवतल दर्पण। यहां पे हमको क्या करना भाई, तो यहां पे हमको रखना ऑब्जेक्ट, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। मैं हमेशा ही ऐसे ही बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि भाई मुझे जो इंटरसेक्शन करवाना है, जो मुझे प्रतिच्छेद करवाना है, वो हमारे अकॉर्डिंगली हो जाए। तो सबसे पहला काम तो एक काम करते हैं, यहां से एक किरण जाएगी, ये फोकस से होती ही लौट आएगी, ये हो गई हमारी फोकस, जहां से लौटी उसके हिसाब से मैंने फोकस मार्क कर दी। अब क्या करें, तो अब मुझे बनानी है दूसरी, ठीक है। दूसरी के लिए क्या करेंगे भाई, तो दूसरा जो जाना है, ये गई यहां से निकली किरण और वापस ये चूंकि 90 डिग्री पे जा रही है तो वापस लौट आई, ये ऐसा पैरेलल में। अब देखिए यहां पे क्या हो गया भाई, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। अब ये कटता हुआ दिख रहा है क्या आपको, आपको यहां से समझ में आ रहा होगा भैया ये कटेगा नहीं, ये बिल्कुल दिख रहा है ये कटने वाला नहीं है, क्योंकि ये दोनों समांतर दिख रही। इसी कारण से मैं ये सिखा रहा हूं कि पहले अपन करेंगे कैसे, मतलब मार्किंग्स किस हिसाब से करें। तो मार्किंग्स करने का इसीलिए यहां पर तरीका ऐसा है कि अब देखिए, मैं अगर ये फोकस वाली लाइन को, अगर ये फोकस वाली लाइन को मैं यहां से लेकर के आया होता तो ये देखिए इजीली कट कर गई। मैं अगर फोकस को यहां से लेकर के आएगा तो इजीली कट हो गई ना। तो मुझे यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है जब अपन इस मेथड से बनाते हैं कि भैया क्या कर दिया, तो ये देखिए मैंने सबसे पहले ये जो फोकस, जो ये पॉइंट जो मार्क करनी थी, ये पॉइंट ना मार्क करते हुए मैंने सबसे पहले क्या किया भाई, सबसे पहले ड्रॉ किया। जब ड्रॉ किया तो यहां से जो कट करके आई ये हो गई मेरी फोकस, और ये जो लाइन कट करके आ रही है ये हो गई सेंटर। अब ये बनाने के लिए क्या करना होगा, तो ये जो ऐसा स्केल रखेंगे वो इस स्केल को ऐसा ऊपर नीचे, मतलब यहां पे स्केल रख के चेक कर लेंगे, थोड़ा नीचे, थोड़ा और नीचे, थोड़ा सा ऊपर, तो ये बार बार स्केल रख करके हम चेक कर लेंगे। अब जरा देखिए यहां पे बन गई इसकी इमेज। अब इस इमेज के बारे में अगर आप बात करते हैं तो ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट था ए बी, इसके लिए इतनी बड़ी सी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। तो क्या क्या चीजें समझ में आती भाई, कि ये सी है और इधर क्या होगा, इनफाइनाइट। तो बिंब जो है सी और एफ के बीच में है, बिंब जो है सी और एफ के देखिए बीच में, बिंब जो है सी और एफ के बीच में, लेकिन जो इसकी प्रतिबिंब बन रही है वो बन रही है कहां, सी, ये रहा सी और ये रहा इनफाइनाइट, सी और इनफाइनाइट के बीच में। इसमें भी देखें सी और इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा इनफाइनाइट, सी और इनफाइनाइट के बीच में। कैसी बनी भाई, विवर्धित। विवर्धित का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, इनलार्ज, बड़ा है, बड़ी प्रतिबिंब बन रही है। वस्तु ये छोटा सा है, प्रतिबिंब इतनी बड़ी। अच्छा, साइज जो इसका जो प्रकृति की बात करें वो होती है भाई वास्तविक एवं उल्टा। जो इसकी प्रकृति है वो क्या है, वास्तविक एवं उल्टा। और जो इसका साइज है वो साइज है भैया विवर्धित, है ना। जो इसकी साइज है वो कैसी बड़ी है, वो विवर्धित बनी है, बड़ी बनी हुई है। चलिए, तो इसका भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट रखिए, और आई होप कि आपको इसको किस तरीके से ड्रॉ करना है ये भी समझ में आ रहा है।
हम बढ़ेंगे अपने अगले डायग्राम के ऊपर। मतलब अब वस्तु को कहां ले चले, तो अब वस्तु को उठा करके ले चलते थोड़ा सा और आगे। मतलब अब कौन सा लोकेशन बचा भाई, अब इसको ले चलना फोकस पे। तो चलिए इसको फोकस पे ले आते हैं। फोकस पे जब हम लेकर के आएंगे तो फोकस पे हमको देखने को मिलेगा कि भाई ये वस्तु आ गई कहां पे हमारी, फोकस। अब वस्तु को हमने फोकस पे रख दिया, फोकस पे रख दिया तो क्या होगा भाई, तो दो किरणें फिर से चलेंगी यहां से। एक किरण चलेगी, वो चली यहां से निकली और ये फोकस से होती हुई आगे, तो भाई वस्तु के ही बेस से आएगी ना, फोकस से होती। और दूसरी जो चलेगी वो कहां से चलेगी भाई, तो दूसरी जो चलेगी किरण, वो किरण चलेगी हमारी यहां से और पहुंचेगी कहां पे, ये सीधी चलेगी सेंटर से, तो इसी पर जाएगी और इसी पर लौट आएगी। ये दोनों किरणें आगे बढ़ा दीजिए, दोनों किरणें आगे बढ़ाते जाइए, ये दोनों किरणें आगे बढ़ाते, समांतर चल रही भाई, आगे कहीं नहीं काटने वाली। तो मैं क्या कहता हूं, समांतर किरणें कहां पे प्रतिच्छेदित करती हैं, अनंत पे। समांतर किरणें हैं तो कहां प्रतिच्छेदित करेगी, अनंत पे। तो कैसा बना भाई, तो जरा इसके लिए भी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये भाई उल्टा है थोड़ा सा, है ना, तो हम बात कर लेते हैं जरा एक एक करके कि भाई ये कहां और कैसी बन रही है। तो कैसा है भाई, अगर फोकस पे रख दिया ऑब्जेक्ट तो जो स्थिति होगी इमेज की वो कहां बनेगी, अनंत पे। कैसी बनेगी, साइज कैसा होगा भाई, तो साइज इसका होगा विवर्धित, बड़ा, बहुत बड़ा। इनफैक्ट अनंत पे मतलब क्या, बहुत ही बड़ा, क्योंकि अनंत पे जब रखा था बहुत बड़े को तो कैसी बन रही थी, बिंदु। तो जब यहां पे छोटे से ऑब्जेक्ट को रखेंगे और अनंत पे इमेज बनेगी तो कैसी बनेगी, बड़ी, बहुत ही बड़ी। तो मतलब क्या हो गया भाई, अत्यधिक विवर्धित। और प्रकृति तो हमेशा इसकी क्या होती है, वास्तविक एवं उल्टा। प्रकृति हमेशा ही इसकी वास्तविक एवं उल्टा होती। ये देखिए ना, ये लाइन जो है इसके नीचे आ चुकी है ना, ये दोनों किरणें इसके नीचे आ चुकी है ना, तो ये कैसा होगा भाई, ये उल्टा होगा। और ये वास्तव में लाइट बीम यहां पे गई थी और वापस आ रही है, वास्तव में ये लाइट बीम वापस आ रही है, तो मतलब ये वास्तविक, इसीलिए वास्तविक एवं उल्टा कहते हैं भाई। अब फोकस तक तो आ गए, अब एक और केस है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस मायने में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस केस में एक लौता ऐसा केस है जहां पे जो प्रतिबिंब बनता है वो बनती है आभासी एवं सीधा, ठीक है ना। कैसी बनती है भाई, आभासी एवं सीधा। जो इसकी प्रकृति है वह कैसी होती है, आभासी, और कैसी बनती है भाई, सीधे। तो आभासी और सीधा बनने का मतलब क्या है भाई, तो जरा देखिए क्या हो रहा है यहां पे कि मैंने एक वस्तु को रखा है कहां पे, F और P के बीच में। अब से पहले आपने जितने भी केसेस देखे उन सभी में कैसा बना था भाई, वास्तविक। और कहां तक रखा था हमने, आखिरी फोकस तक। अब फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रख देंगे तो इसके लिए जो इमेज फॉर्म होती है वो रेज की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, एक रे तो यहां से उठेगी और ये सेंटर पे मतलब पोल पे जाएगी, तो जितने का कोण बना के यहां से जाएगी उतने का ही कोण बना करके लौट आएगी, मतलब आई बराबर आर। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये बन गया मेरा आई और यहां से ये निकला यार, ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर। एक लाइट बीम कैसी जाती है भाई, तो एक जाती है वक्रता केंद्र से, ये गई और ये इसी पर वापस आ जाएगी। अब आगे की तरफ तो ये कहीं पर भी अगर मैं इसको बढ़ाते जाऊं तो आगे की तरफ तो ये ज्वाइन होने लायक दिख नहीं रहे, तो ये कहां ज्वाइन होंगे भाई, तो इनको हम करते हैं डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ ट्राई। तो ये पीछे की तरफ जब ट्राई करेंगे तो हमको मिल जाता है, ये देखिए ये जो लाइन आ रही है ना, इसी लाइन को पीछे बढ़ाया, ये जो लाइन आ रही थी इसी को पीछे बढ़ाया। जब पीछे बढ़ाया तो मुझे यहां पे एक प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया। अब यही जो प्रतिच्छेद बिंदु है, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु जो दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं प्रतिबिंब। ये हो गई A' B'। ये कब दिखेगी प्रतिबिंब, जब व्यूअर यहां पर हो, व्यूअर इसके लाइन में होगा तो हमें लगेगा कि ये इस बिंदु से आ रही, क्योंकि देखिए बेंडिंग ऑफ लाइट हमको समझ में नहीं आती। हमको कभी प्रकाश ऐसा मुड़ करके ऐसा चल के आ रही होती है और हमारी आईज यहां होती है तो हमको ये नहीं दिखता। हमको क्या दिखता है कि प्रकाश ऐसी सीधी ऐसी आ रही होगी, हमको बेंड नहीं समझ में आता। तो ये व्यूअर को क्या दिख रहा होगा, कहां से आ रही भाई, A' B', मतलब इसकी प्रतिबिंब पीछे की तरफ दिख रही होगी, यानी पीछे इसकी प्रतिबिंब दिखना, यानी आभासी प्रतिबिंब दिखना। इसको कैसा प्रतिबिंब दिख रहा होगा भाई, आभासी, वास्तविक नहीं। और जब आभासी होगा तो आभासी जब होगा तब ये सीधा बनेगा। ये देखिए ये इसका प्रतिबिंब यहां पे बना, ये कैसा है, आभासी है, तो ये कैसे बनी, सीधी। कैसे पता, ये A और A' ऊपर ही है ना,
इस लाइन के ऊपर ही है, मतलब सीधी बनी। इस लाइन से नीचे आ जाता है ए डैश, जैसे ऐसा बन रहा था इधर में इमेज, ए डैश नीचे आ रहा था, तो क्या बन रहा था भाई, उल्टा। तो अभी कैसा बना, अभी जो बना है वो सीधा बना है, आभासी बना है, बड़ा बना है भाई, विवर्धित बना है, बड़ा बना है। तो जब एफ और पी और एफ के बीच में रखें या एफ और पी के बीच में रखते हैं तो इमेज कहां बनता है भाई, दर्पण के पीछे। इमेज कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा, बड़ा और आभासी बनेगा तथा सीधा बनेगा। यहां पर हमारे ये पूरे 6 केसेस खत्म हो जाते हैं। ये हमारा 6th वाला केस है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये पेपर में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए अब यहां तक अब जब हम सब कुछ देख चुके हैं तो अब आ जाते हैं एक टेबल के फॉर्म में। इन टेबल के फॉर्म में हम इन सभी को याद कर लेंगे कि भैया ये किस प्रकार से होता है, कैसा बनता है, कहां बनता है, सब कुछ। तो कैसे क्या काम करना भाई, तो इसके लिए एक छोटा सा काम करना है, वो ये कि हमें अपने फिंगर्स के अकॉर्डिंगली इन सभी को अरेंज करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो फिंगर्स है हम जरा उनकी बात कर लेते हैं। एक ये फिंगर है हमारे पास, एक फिंगर, इसके बाद बड़ी, एक और ये छोटी फिंगर है, और ये एक सबसे छोटी फिंगर हो गई। ठीक है, इतने ही फिंगर्स है। तो इसको थोड़ा दूर दूर बना देता हूं मैं इसको थोड़ा दूर बनाता हूं। एक फिंगर ये हो गई, फिर थोड़ा सा गैप है हमारे फिंगर्स के बीच में, फिर ये दूसरी बड़ी वाली जो फिंगर होती है ये हो गई, फिर ये हमारी तीसरी फिंगर हो गई, और ये हमारे हाथ की चौथी और सबसे छोटी फिंगर होगी। ये हमारे हाथ के फिंगर्स हैं। यही काम आपको भी करना है। आपको क्या करना है, इसमें कुछ नेमिंग्स करनी है। क्या नेमिंग करें भाई, तो सबसे पहले आप देखिए आपके पास कितनी लोकेशंस है। तो एक है अनंत, एक क्या हो जाता है भाई, अनंत। तो मैं इसके ऊपर मार्क कर देता हूं, ये हो गया अनंत। दूसरा क्या है भाई, सी, तो दूसरा मैंने मार्क कर दिया सी। तीसरा क्या है भाई, तीसरा है एफ, और ये है पी। आप इन चारों फिंगर्स पे ऐसे मार्क कीजिए। क्या क्या मार्क करेंगे भाई, इन्फिनिटी, सी, एफ, पी, इन्फिनिटी, सी, एफ, पी। यहां बकायदा ऐसा बनाइए, इन्फिनिटी, सी, एफ, पी। याद हो जाएगा भैया अभी। तो सबसे पहले वस्तु कहां रखी जाएगी, पहली स्थिति वस्तु की क्या होगी, तो पहली स्थिति अगर आप देखते हैं तो यहां पे वस्तु की सबसे पहली स्थिति होगी, वो होगी अनंत पे। दूसरी स्थिति अनंत और सी के बीच में, देखिए अनंत पे ये क्या है भाई, सी है, ये एफ है, ये पी है। तो पहली स्थिति क्या, अनंत। दूसरी स्थिति अनंत और, ये देखिए अनंत और ये सी के बीच में, अनंत और सी के बीच में, अनंत और सी के बीच में। तो ये हो गया अनंत और सी के बीच में। तीसरी पोजीशन क्या होगी, तीसरी पोजीशन यही वाली फिंगर सी पर। चौथी पोजीशन सी और एफ के बीच में। पांचवी पोजीशन एफ पे, और छठवीं पोजीशन एफ और पी के बीच में। तो ये देखिए पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी एफ पर और छठवीं एफ और पी के बीच में। हो गए भाई, पोल पे तो पहुंच ही नहीं सकते। यही 6 केसेस है। मार्किंग देखिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवा। ये छठवां केस जो है ये एक्सेप्शनल केस है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। शुरू की 5 की बात करते हैं। तो शुरू की 5 को लिखने का बहुत आसान तरीका है। आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा है ना, अब आप इसी फिंगर पे, इधर में लिखा है, इस फिंगर पे नीचे लिखना शुरू करेंगे। ये फिंगर के जस्ट नीचे लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, तो देखिए मैं लिख रहा हूं, आपको यहां पे लिखना है 5 के नीचे लिखना है 1, यहां पे लिखना है 2, यहां पे लिखना है 3, यहां पे लिखना है 4, यहां पे लिखना है 5। हो गई बात खत्म। क्या लिखना है, 1 2 3 4 5 जो गया था वापस आ गया 1 2 3 4 5। मतलब क्या हो गया भाई, ये 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा है। यहां पर से लिखना शुरू करता हूं मैं, ये क्या हो जाएगा मेरा, तो ये हो जाएगा मेरा 5 4 3 2 1। क्या लिख रहा हूं, बहुत आसान है। देखिए पहली चीज याद रखिए, अनंत पे है तो कहां बनेगा, फोकस पे। अनंत पे तो फोकस पे। कैसे, क्योंकि ये फर्स्ट में अनंत लिखा है, पांचवें पे क्या लिखा, फोकस। दूसरा अनंत और सी के बीच में है तो कहां बनेगा, फोकस और सी के बीच में, मतलब ये चौथा। अगर सी पर है तो सी पर ही बनेगा, और पांचवा एफ पर है तो अनंत पे। मतलब कुछ ऐसा, देखिए ये इससे मैच करता है, ये सेकेंड वाला इससे मैच करता है, और थर्ड वाला खुद से ही मैच करता है। मतलब वस्तु फोकस पे तो इमेज अनंत पे। अब दोनों टेबल भूल जाइए, एक टेबल को देखिए, वस्तु फोकस पे तो इमेज अनंत पे, ये एरो यही कह रहा है ना, और वस्तु अनंत पे तो इमेज कहां, फोकस पे। दूसरा, अगर एफ और सी के बीच में वस्तु है तो इमेज कहां बनेगी, तो इमेज जो बन जाएगी ये बन जाएगी अनंत और सी के बीच में। वस्तु एफ और सी के बीच में, इमेज अनंत और सी के बीच में।
और वस्तु अगर अनंत और सी के बीच में होगी तो इमेज कहां बनेगी, एफ और सी के बीच में। और अगर वस्तु सी पर होगी तो इमेज भी सी पर ही बनेगी। अब आप मैच करके देखिए, अनंत पे तो फोकस पर, अनंत और सी के बीच में तो फोकस और सी के बीच में, सी पर होगी तो सी पर ही बनेगी। अगर सी और एफ के बीच में होगी तो अनंत और सी के बीच में इमेज बन जाएगी, और अगर एफ पर होगी तो कहां बन जाएगी, अनंत पे। ये हो गया ना भाई। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 क्या था, 1 मतलब अनंत, 2 मतलब अनंत और सी के बीच में, 3 मतलब सी पर, 4 मतलब सी और एफ के बीच में, है ना। और इसके बाद एफ मतलब जो 5 है वो एफ पर, और जो छठवां है वो है एफ और पी के बीच में। यही 6 याद रखना है। 6 में से 5 लिखे और 5 को नीचे से पलट दीजिए, हो गई बात खत्म। अब आपको यह भी याद करवाता हूं, उसका जो साइज बनेगा वह कैसा। सबसे पहले बनेगा बिंदु, फिर बनेगा छोटा, फिर बनेगा बराबर, फिर बनेगा बड़ा, फिर बनेगा बहुत बड़ा। यह आखिरी वाला तो एक्सेप्शनल केस है, आखिरी में डील करेंगे। क्या क्या वो भाई, एक ऑर्डर देखिए, पहला बिंदु है एकदम छोटा, फिर वस्तु से छोटा है, थोड़ा सा बड़ा लेकिन वस्तु से छोटा है। अगला केस क्या होगा भाई, वस्तु के बराबर हो गया, फिर उससे बड़ा हो गया, और उससे बहुत बड़ा हो गया। मतलब ऐसा, ये बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा, एक ऑर्डर में ही तो चल रहा। आखिरी वास्तविक एवं उल्टा, भाई इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। जब भी अवतल दर्पण से कोई प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा। तो इसमें कुछ सोचना नहीं है, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, ये चलता ही रहेगा, वास्तविक एवं उल्टा। और सबसे आखिरी जो छठवां केस है, हम उसकी अलग से बात करते हैं। तो भाई ये 5 केसेस याद हो गए होंगे, आपको सिर्फ लोकेशन याद करनी है, लोकेशन 1 से 5। आंसर में क्या लिखेंगे प्रतिबिंब बनने के लिए, 5 से 1, 5 से 1। और इसके बाद क्या भाई, छोटा, बिंदु आकार, छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। हो गई ये पूरी टेबल याद। अब छठवें केस पे आते हैं, तो पी तथा एफ के बीच में बनता है, तो ये कहां बनती है इमेज, ये बनती है दर्पण के पीछे। अभी जस्ट बनाई थी, कैसा बना था भाई, बड़ा, और दर्पण के पीछे कुछ भी बनेगा तो आभासी होगा। दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी होगा, वो रियल में हो नहीं सकता। कारण दर्पण के पीछे तो पेंट होता है, पेंट के पीछे प्रकाश जा रही है क्या, नहीं, प्रकाश नहीं जा रही है, तो कैसा बनेगा भाई, आभासी। और कैसी बनेगी, सीधी। जब आभासी होगा तो सीधा, वास्तविक होगा तो उल्टा। ये फिक्स है भैया, लाइन चिपक के ही आती है, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये हमारा टेबल हो जाता भैया, ठीक। अब क्या करें, तो अब जरा सभी इमेजेस को एक साथ कंपेयर करके देख लेते हैं। अब इमेजेस को कंपैरिजन के लिए बनाता हूं, जरा देखिए। आपको सिंपली ये करना है कि इमेज और ऑब्जेक्ट, इन दोनों के लिए ऑब्जेक्ट को आपको राइट शिफ्ट करना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको राइट शिफ्ट करना है, और इमेज को आपको एक एक कदम लेफ्ट शिफ्ट करना है। आप देखिए बनता चला जाएगा। सबसे पहले अनंत पे रखा तो कहां बनी, फोकस पे। इसका अगला कदम क्या होगा, इन दोनों के बीच में, तो इसका अगला कदम क्या होगा, ये एफ और सी के बीच में। आप ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे तो ये आ गया अनंत और सी के बीच में, तो इमेज आ गई एफ और सी के बीच में। मतलब एक कदम ये आगे बढ़ा तो एक कदम ये लेफ्ट बढ़ गया। इसका अगला कदम इसी में बना, तो इसका अगला कदम क्या होगा कि वस्तु आ जाए सी पर, तो ये इमेज कहां चले जाए, एक और लेफ्ट, मतलब ये चला जाए सी और अनंत के बीच में। सॉरी, ये आ जाए अगला कदम। अगला कदम जो इसका बनेगा वो क्या बन गई भाई, ये आ जाएगी खुद ही सी पर ही। ये अगर सी पर आ गई तो ये भी कहां जाएगी, सी पर। अब ये दोनों एक दूसरे के सामने आ गए, मतलब ऐसे समझिए, एक कदम चला ऐसा, है ना, ये प्रतिबिंब है, ये वस्तु है, ये एक कदम ऐसा चला, दूसरा चला, तीसरे में कैसा आ गया भाई, बराबर, चौथे में भी ये क्रॉस कर जाएगा, तो तीसरे में बराबर आ जाएगा भाई। अब चलते हैं हम कहां भाई, तो अब अगले वाले में हम चलते हैं ये बराबर पे। ये देखिए, ये वस्तु यहां रखी है, प्रतिबिंब यहां बन गया। अब इसका अगला कदम क्या होगा, तो वस्तु को एक कदम आगे भेजिए, ये इधर भेज दिया, तो प्रतिबिंब कहां चली जाएगी, इन दोनों के बीच में। तो मतलब अनंत, और देखिए वस्तु यहां ही है, अनंत के और सी के बीच में। इसका अगला कदम क्या होगा, ये कहां जाने वाला है, अब जाएगा ये फोकस पे, तो ये कहां चला जाएगा, अनंत पे। ये चला गया फोकस पे, इमेज आ गई अनंत पे। शुरू के 5 में यही होते हैं, और ये पांचों आपको समझ में आ चुका। क्या करे भाई, वस्तु को एक एक कदम राइट शिफ्ट कर रहे हैं, इमेज देखिए एक एक कदम लेफ्ट शिफ्ट होती चली जाएगी। सबसे आखिरी है तो एक्सेप्शनल केस है कि जब फोकस और पोल के बीच में रख देंगे तो इसी के तरफ बनेगी, और कैसी प्रतिबिंब बनेगी, आवर्धित बनेगी, आभासी बनेगी और सीधा बनेगी, आभासी और सीधा। तो ये भाई इंडिविजुअल किया था, उसको हम एक ग्रुप में कर लेना, ग्रुप में हमको याद हो गया आसानी के साथ। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अवतल दर्पण के उपयोग की,
कि भाई इसके यूटिलाइजेशन क्या है, कहां कहां पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग समांतर जो है टॉर्च है ना, जो टॉर्च उसमें करते हैं। आप कहेंगे टॉर्च में कहां, तो टॉर्च आपने देखा होगा तो टॉर्च ऐसा ही बना होता है ना, ऐसा, ये पीछे यहां पे एक बल्ब लगी होती है। अब ये दर्पण कौन सा है, ये देखिए अंदर के भाग से यहां से कोई भी प्रकाश किरण निकलेगी, ये प्रकाश किरण निकलेगी ऐसा निकल जाएगी, ये प्रकाश किरण निकलेगी ऐसा समांतर, ये निकलेगी टकरा करके ऐसा, ये निकलेगी टकरा करके और समांतर। मतलब ये क्या कर रहा है भाई, टॉर्च को जो फोकसित कर रहा है ना, ये देखिए जो फोकसित करने का काम आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है भाई, क्योंकि ये अवतल है, रिफ्लेक्टर कैसा अंदर से रिफ्लेक्ट कर रहा है, परावर्तक सतह किधर है, अंदर। तो चलिए टॉर्च हो गई, सर्च लाइट हो गई, वाहन का जो अग्रदीप जो हेडलाइट्स होती है उसमें प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भाई प्रकाश जैसे अगर इसको फोड़ देते हैं, ये पीछे वाला जो रिफ्लेक्टर इसको हटा दीजिए, तो नॉर्मली एक बल्ब जैसा जलेगा, तो ये बल्ब क्या करता, एक ऐसा बल्ब है, इधर 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 चारों तरफ ये प्रकाश अपना फैला दिया, डिस्पर्स हो गई पूरी प्रकाश। अगर हमने इसको कैसा कर दिया भाई, फोकसित कर दिया, ये सारी प्रकाश किरणें देखिए फोकसित हो गई, पैरेलल जाने लगी है, तो भाई सीधी जाएगी ना, तीव्र प्रकाश पुंज बनेगी, है ना। अगर हम टॉर्च या हेडलाइट देखते हैं तो सीधी जाती है और बड़ी तेज बनती है, तो इसके लिए इसको करते हैं। अगला भाई, तो चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पण, जो सेविंग मिरर जो यूज होता है उसमें भी करते हैं। जनरली आज के डेट में जो होता है ना, आप कहेंगे कि हमने तो नहीं देखा ऐसा, तो भाई जनरली आज के जो डेट में आप यूटिलाइज करते हैं ना, वो समतल दर्पण ही करने लगे। लेकिन अगर कायदे से अगर ढंग से हम देखें तो भैया इसको करते हैं, क्यों, क्योंकि बड़ी इमेज दिखेगी ना, बड़ा इमेज दिखेगा तो जो व्यूअर होगा उसको आसानी होगी, है ना, समझने में, तो इसलिए बड़ा देखते हैं। अगला, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग करके मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। भाई अब जैसे दांत के अंदर देखना है, तो अब मुंह में ऐसे झांक तो नहीं सकता वो, तो क्या करता है, एक ऐसा, एक इस तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट लगाता है, ये ऐसा हल्का सा बेंड होता है, ये ऐसा आया, यहां पे हल्का सा एक ऐसा गोल सा होता है, इसमें दर्पण लगा होता है। अब ये दर्पण क्या करेगा, दांत के पिछले हिस्से में डाल देगा, है ना, ये दांत ऐसा बना हुआ है आपका भाई, तो ये दांत के क्या हो गया, ये पिछले हिस्से में डल गया। अब इस दर्पण में क्या होगा, आपके बैक साइड से भी उसको इमेजेस देखने को मिल जाएगी। तो मतलब दंत चिकित्सक इसका यूटिलाइजेशन करते भाई, उनको मिल जाता है इजीली। इसके साथ ही वो जो होता है ना, एक सर पे भी ऐसा पहनते हैं, एक ऐसा बेल्ट जैसा पहनते हैं, उसमें दर्पण लगी होती है। उससे क्या होता है, जो प्रकाश आती है उससे टकरा करके और कहां चली जाएगी, वो एकत्रित होगी प्रकाश, है ना। डॉक्टर के हेड पे ऐसा लगा होता है, प्रकाश किरण कहीं से भी, खिड़की विड़की से या कहीं से भी लाइट जो आ रही है वो आएगी और आपके कान में, है ना, या मुंह में जो झांकने के लिए, जनरली कान के लिए जो उपयोग करते हैं वो यही करते हैं, एक बेल्ट जैसा पहनते हैं, उससे प्रकाश आई, टकराई और टकरा करके कान में, तो देख सकते हैं। अगला, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टी क्या होती है भाई, जैसे जो ऐसा जैसे बहुत ज्यादा ही टेम्परेचर जो सनलाइट से जो मुझे मिल रही है, मैं अगर किसी हीट अप करने के लिए, जो भट्टी जो होती है जो हीट करने के लिए जो यूज होती है, उसमें बड़ा सा एक दर्पण लगा करके उसको एज अ रिफ्लेक्टर यूज करता हूं, तो क्या होगा भाई, सौर भट्टी में भी यही, जैसे लाइट बीम आएगी उन सभी को क्या कर देगा, एकत्रित। सौर ऊर्जा को या सूर्य की जो रोशनी आ रही है उसको अगर एकत्रित कर दी जाए तो बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी भाई, बहुत ज्यादा ही वहां से मुझे हीट देखने को मिलेगी, और उस हीट का भी यूटिलाइजेशन कर लिया जाता है। उसके लिए भी क्या इस्तेमाल करेंगे भाई, उसके लिए भी हम अवतल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। तो यहां तक तो बात हो गई भाई हमारी क्या, अवतल दर्पण की। अब जरा हम बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण से भी प्रतिबिंब बनते हैं भाई, और इससे बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होंगे, उसके लिए कैसी किरण आरेख खींची जाएगी, जरा बात करते हैं। तो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, प्रतिबिंब बनाने की जो स्थिति, जो कंडीशन थी वो सेम थी। क्या कंडीशन थी भाई, तो उसकी जो कंडीशन थी वो कंडीशन ये कहती थी कि भाई जो भी प्रतिबिंब बनेगा, जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो कितने किरणों से मिलेगा भाई, दो किरणों से मिलकर के बनेगा। जो दो किरण होंगे उनसे मिलकर के बनता है। दोनों किरणें कैसी होती हैं, तो पहली किरण जो होती है वो होती है समांतर आती है किसकी, मुख्य अक्ष के, और मुख्य अक्ष के समांतर ये आ गई। अब ये अवतल उत्तल दर्पण में होता क्या भाई, तो अवतल से ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। उत्तल को अंदर साइड से पेंट कर दिया और बाहर का साइड रिफ्लेक्टर बना दिया, अंदर साइड पेंट और बाहर का साइड क्या कर दिया भाई, रिफ्लेक्टर। तो बाहर का जब साइड रिफ्लेक्टर हुआ तो ये प्रकाश जाएगी और टकरा करके दूर भाग जाएगी। लेकिन अगर यहां पे व्यूअर होगा तो उसको कैसी प्रतीत होगी, क्योंकि भैया उसको थोड़ी दिखता है बेंडिंग, उसको लगेगा कि यहां से आ रही है प्रकाश, तो ये हो गया फोकस। तो इसीलिए यहां से जो लाइट बीम गई है ये टकरा करके वापस आ गई,
तो यहां से आती हुई, अगर ये टकरा के इधर चली गई तो यहां से आती हुई प्रतीत होती। मतलब इस केस में भी अगर अनंत पे रख दिया है वस्तु को तो इमेज जो बनेगी वो प्रतीत होगी कि यहां पे इमेज बन रही है। और कैसी प्रतीत हो रही है भाई, कि कैसी बन रही है, बिंदु फोकस पे ही मिलेंगे ना। अब क्या हो रहा था अवतल दर्पण पे कि फोकस पे जाके वो वास्तव में टकरा रही थी, यहां पे क्या हो रहा है कि वो फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, टकरा नहीं रही है, फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो मतलब क्या होगा भाई, अभी भी जो अनंत पे रखेंगे उसकी प्रतिबिंब कहां बनेगी, फोकस पे। ये पहली लाइन तो याद ही रखनी है, अनंत पे ऑब्जेक्ट तो फोकस पे इमेज, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है भाई, देखिए अनंत पे रखे तो फोकस पे बन रही है, लेकिन कहां बन रही है, दर्पण के पीछे। इसका फोकस दर्पण के पीछे होता है, दर्पण के पीछे मतलब आभासी होगा और सीधा। और इसका साइज कैसा हो जाएगा, तो इसका साइज हो जाएगा अत्यधिक छोटा, बिंदु साइज का। इसका साइज कैसा भाई, अत्यधिक छोटा, बिल्कुल बिंदु साइज का, ठीक है। इसकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति है इसकी आभासी एवं सीधा। आभासी है तो सीधा होगा ही। आभासी क्यों है, क्योंकि दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे वास्तव में लाइट बीम तो जाएगी नहीं, क्योंकि पेंट किया ना ये पीछे वाला साइड, क्यों जाएगा, हमें सिर्फ लगेगा कि वहां पर है, ठीक। चलिए हम अब बात करते हैं इसके दूसरे स्थिति की, जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि और कौन सी स्थितियां हो सकती है इसके ऑब्जेक्ट के रखने की। तो अब एक वस्तु को हम रख सकते हैं कहां पे, अनंत और ये जो ध्रुव है उसके बीच में। कहां रख सकते हैं भाई, अनंत और ध्रुव के बीच में। अब अनंत और ध्रुव के बीच में रखने से क्या मतलब, तो भैया इसका जो फोकस होता है वो राइट साइड में है, सेंटर जो होता है ये भी राइट साइड में। तो मतलब जो 6 स्थितियां बनाई थी ना हमने अवतल दर्पण के लिए, वो सब कुछ तो दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे तो ये पेंट किया है। इधर मैं कुछ भी वस्तु रख दूं उसकी कुछ प्रतिबिंब बनेगी क्या, मिरर कैसे पीछे में खड़ा हूं तो कुछ प्रतिबिंब बन रही है क्या, नहीं बनेगी ना। तो मतलब इसमें कोई भी स्थिति, कोई भी कंडीशन इसके अंदर लागू नहीं होगी। क्यों नहीं हो रही लागू, क्योंकि दर्पण के पीछे हम कुछ रख ही नहीं सकते, जो भी रखेंगे वो दर्पण के सम्मुख रखेंगे। तो एक रखा कहां, अनंत पे, एक कहां रखा, अनंत पे, और दूसरा कहां रखा भाई, तो दूसरा रखा अनंत और पोल के बीच में। तो ये रख दिया अनंत और पोल के बीच में। लेकिन भाई मेरी कंडीशन इमेज बनाने की सेम है, क्या कंडीशन, एक लाइट बीम आती है वो पैरेलल जाती है मुख्य अक्ष के, और वो और दूर चली जाती है, हमें प्रतीत होता है कि ये एक फोकस से होकर के आ रही है, ये हो गया मेरा फोकस, ठीक है, ये क्या बन गया मेरे फोकस से। और दूसरी जो लाइट बीम है, दूसरी जो लाइट बीम वो कैसी जाती है भाई, वो वक्रता केंद्र वाली। तो ये गई लेकिन लौट आएगी, क्योंकि इसके पीछे जाने की जगह तो है नहीं, लेकिन ये गई कैसे, 90 डिग्री पे, तो लौटेगी भी 90 डिग्री पे, यानी उसी जगह पे लौट आएगी। तो ये लौट आई। अब क्या समझ में आता भाई, कि इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से यहां पे जो इमेज मिली, ये मिल गई मेरी प्रतिबिंब। ये दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये होगी प्रतिबिंब, क्या, ए डैश बी डैश। मतलब ये भी इतने बड़े ऑब्जेक्ट की इतनी छोटी सी ए डैश बी डैश इमेज मिली, कहां मिली, दर्पण के पीछे मिली। कैसी होगी दर्पण के पीछे, तो आभासी। मतलब इसकी जो प्रकृति होगी ये कैसी होगी भाई, आभासी तथा सीधा। और जो इसका साइज होगा ये कैसा होगा, हमेशा छोटा। साइज कैसा होगा, छोटा ही बनेगा भाई, हमेशा छोटा बनेगा, कोई चांस ही नहीं है यहां बड़ा बनने की। तो मतलब आभासी तथा सीधा, छोटा, और बनेगी कहां, पी तथा एफ के बीच में, हमेशा पी और एफ इन दोनों के बीच में ही बनेगी, और कहीं नहीं, इसके पीछे पीछे कुछ नहीं, एफ और पी के बीच में ही बनेगी, और हमेशा छोटी बनेगी, ठीक है। कहां बन रही है, दर्पण के पीछे, एफ और पी के बीच में। तो यही 2 केसेस मात्र होते हैं हमारे केस में भाई उत्तल दर्पण में। इसमें बहुत ज्यादा चांसेस बनते ही नहीं है, क्योंकि क्या कोई आइडेंटिफाइड पॉइंट्स नहीं है ना, कोई आइडेंटिफाइड पॉइंट्स हो तो ऑब्जेक्ट रखे। तो यहां पे आइडेंटिफाइड पॉइंट्स नहीं होने के कारण यही 2 केसेस बनते। तो चलिए इसको भी एक टेबल के फॉर्म में कर लेते भाई, टेबल के फॉर्म में इसको भी एक बार कर लेते हैं। टेबल में क्या है भाई, तो वही चीज बनाते हैं, क्या, पहले बिंब की स्थिति, मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति, फिर प्रतिबिंब का साइज, फिर प्रतिबिंब की प्रकृति। अब क्या क्या कर दे भाई, तो सबसे पहले वस्तु को कहां रखा था, अनंत पे। कहां बना था, फोकस पे। भाई अनंत पे रखेंगे ना, वो दर्पण हो, उत्तल हो, अवतल हो, लेंस हो, है ना, आगे चल के लेंसेज भी पढ़ने वाले हैं, उसमें भी उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो, कोई सा भी हो, अनंत पे रहेगी वस्तु तो हमेशा फोकस पे बनेगी, ठीक है। कहां बनेगी, फोकस पे। और ये फोकस होता कहां इसके केस में, दर्पण के पीछे, पीछे है मतलब आभासी एवं सीधा। फोकस पे बनेगा तो बिंदु बनेगा, बिल्कुल पॉइंट साइज। अच्छा, अनंत और ध्रुव के बीच में, अनंत और किसके बीच में भाई, अनंत और ध्रुव पी के बीच में, तो कहां बन गया, एफ और पी के बीच में,
कैसा बना, छोटा और आभासी तथा सीधा। आभासी तथा सीधा तो इसमें कॉपी पेस्टेड है ना, जैसे वहां पे क्या था भाई, अवतल में जब हम बात कर रहे थे तो शुरू के 5 में क्या चल रहा था हमारा, हमेशा चलता वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, ये होता है आभासी एवं सीधा। अब इसके लिए दोनों डायग्राम्स को भी जरा एक बार कंपेयर कर लीजिए, तो दोनों डायग्राम्स यहां दिख जाते हैं। कैसा भाई, अनंत पे रखा है तो ये देखिए फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है ना, फोकस कहां है, दर्पण के पीछे। कैसी बनी इमेज, छोटी। यहां पर आपको क्या देखने को मिल जाता है भाई, अगर आपने उसके सम्मुख रखी है, दर्पण के सामने रखी है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहां भाई, तो पोल और फोकस के बीच में। कैसा, छोटा, है ना, कैसा बनेगा भाई, छोटा बनेगा। ठीक, और कैसा है, पीछे बन रहा है ना, तो आभासी है और सीधा है। तो ये भी हो जाता है भाई यहां पे खत्म। मतलब हमने दर्पण से बनने वाले इमेजेस के बारे में सीख लिया कि दर्पण से किस किस प्रकार के इमेजेस बनेंगे, मतलब समतल दर्पण से भी सीखा। इस सेशन में हमने उत्तल और अवतल के बारे में सीखा और बहुत इंपॉर्टेंट केसेस सीखे, कैसे याद रखेंगे लॉन्ग टर्म तक, ये भी हमने सीख लिया। तो अब जरा हम बात कर लेते हैं इसके उपयोग की, कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्या, अवतल दर्पण का जैसे उपयोग पड़ा वैसे उत्तल की बात करते हैं। तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग है, सामान्यतः इसको पश्चिम दृश्य दर्पण में किया जाता है। अब देखिए भैया, ये पश्चिम दृश्य दर्पण, और अगर अच्छे नाम के साथ में मैं बोलूं तो बड़ा ही आसान सा है ना, ऐसा पढ़ने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन भाई इसको कहते हैं साइड मिरर, है ना, बड़ा ही आसान सा। गाड़ियों के जो साइड मिरर में जो यूज करते हैं ना, वो ये होता है, उसका कारण क्या होता है, वो बहुत ज्यादा दूरी, बहुत ज्यादा एरिया को कवर कर सकता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं, हम भी चर्चा करेंगे। जस्ट अगले वाले पॉइंट में हम इसी की चर्चा करेंगे कि भैया क्यों करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए उसको अलग से कर लिया। अब देखिए, ये दर्पण वाहन के पार्श्व साइड में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहन को देख सकते हैं, जिससे वह सुरक्षित रूप से गाड़ी चला सकते हैं। ठीक, इसका उपयोग टेलीस्कोप में भी होता है भाई, इसका जो यूज करते हैं उत्तल का, वो कैसा होता है, टेलीस्कोप में भी यूज होता है भाई, इसका यूटिलाइजेशन टेलीस्कोप में किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो बहुत ज्यादा एरिया को कवर कर लेता है। अगला, उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में रिफ्लेक्टर के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, जो स्ट्रीट लाइट होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है भाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको क्या करना होता है, स्प्रेड करना होता है स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट जो लगी होती है उसमें क्या करना रहता है भाई, वहां पे जैसे हेडलाइट जो होती है उसमें फोकस करना होता है एक जगह, तो अवतल। और स्ट्रीट लाइट में क्या करना होता है, प्रकाश फैलाओ, जितना दूर फैल सके प्रकाश फैलाओ। स्ट्रीट लाइट है ना, रोड पे लाइट चाहिए तो जितना फैला सके। तो मतलब इससे क्या होता है, क्योंकि यह एक बड़े क्षेत्र पर प्रकाश का प्रसार करने में सक्षम है, इसलिए इसको वहां पर भी यूटिलाइज करते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन की हम जरा बात कर लेते हैं कि क्यों करते हैं साइड मिरर के रूप में। तो देखिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधे प्रतिबिंब बनाते हैं। सबसे पहली कंडीशन तो आगे क्या भाई, सीधी इमेज बनाएगा। मतलब गाड़ी जो ऐसी आ रही है वो ऐसा नहीं दिखेगी कि वो उल्टी सी दिख रही है, नीचे से ऐसा चलती हुई आ रही है, पहिए ऊपर दिख रहा है ना, रोड ऊपर की तरफ दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो पहला तो ये होगा सीधा। ये देखिए, ये साइड मिरर के रूप में जो दिख रहा है, ये साइड मिरर में इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है। क्यों, क्योंकि बाहर की तरफ वक्रित है, ये देखिए बाहर की तरफ खुला है, तो ये इधर से भी आने वाली लाइट बीम, इधर से भी आने वाली लाइट बीम, सभी के लिए इमेजेस बना सकेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं भाई कि इसको जो बाहर की तरफ वक्रित है, इसके कारण ये क्या होता है कि बहुत बड़ा दृष्टि क्षेत्र है, ज्यादा दूर तक की इमेजेस, ज्यादा एरिया कवर करेगा। अतः समतल दर्पण की तुलना में, अगर हम समतल दर्पण की बात करते हैं तो समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है। इस कारण से हम इसका इस्तेमाल करते हैं भाई। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ चुका है कि भाई ये इमेज फॉर्मेशंस कैसे होगी। बहुत ही आसान था, हमने याद भी किया, एक शॉर्ट ट्रिक्स भी देखा जिसमें हमने फिंगर टिप्स पे पूरे पॉइंट्स को याद कर लिया। जैसा कि मैंने कमेंट किया था कि भाई ये सेशन कंप्लीट होते होते आपको ये इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल याद हो जाएंगे। और ये न्यूमेरिकल्स में बड़ा मजेदार रहने वाला है क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंसेस, फोकस की डिस्टेंसेस आपको पता होगी और आप उसके आधार पर बता देंगे कि ऑब्जेक्ट बड़ा बनेगा, इमेज बड़ा बनेगा, इमेज छोटा बनेगा, कहां बनेगा, किस स्थिति बनेगा, सब कुछ। तो भाई इसी तरीके से और चैप्टर्स और सारे सब्जेक्ट्स के लिए क्या करें, तो आप अपने सर्च बॉक्स में लिखिए magnetbrains.com। आपको इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाता है जहां पर आप अपने कोर्सेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। सपोज अगर आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप उसको टैप कीजिए, आपके सारे ही क्लासेस, सारे ही कोर्सेस, सारे ही सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं।
सिमिलरली अगर आप एनटीएससी या ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इसको टैप कीजिए, आपके पूरे ही कोर्सेस, कंटेंट्स, सब कुछ अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाता है। सिमिलरली अगर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हैं तो इसको टैप करेंगे, आपकी क्लासेस इस तरीके से ओपन हो जाती हैं, जहां पर क्लास 10th के लिए अपने 10th को टैप कीजिए, आपके सारे सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं। आपको अगर फिजिक्स वॉच करनी है, भौतिकी करनी है, आप इसको टैप कीजिए वॉच नाउ को, आपके सामने इस तरीके से पूरे चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं, जहां पे एक ही फोल्डर के अंदर में आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस, साथ ही आपको एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ मिल जाता है, सब कुछ एक ही जगह पे। आपको बार बार अलग अलग जगह भटकने की जरूरत नहीं है। आप इसको टैप करेंगे, आपका वीडियो प्ले हो जाता है, जहां पे आप कहीं पर भी इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात, यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगले टॉपिक पे जा सकते हैं। आपको भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपके लिए लेकर के आता है क्वालिटी कंटेंट्स। तो अभी के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया है 6 to 12th फ्री एजुकेशन फ्रॉम द क्लासेस 6 to 12th, मतलब पूरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी कंटेंट्स और एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम आगे मिलेंगे अगले पार्ट में इसके अगले फॉर्मेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।